वीआईपी पार्टी को राज्य के 25% सीट लड़ना चाहिए, जो 60 सीट होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी जो है वीआईपी पार्टी का हो। आप 60 सीट मांग रहे हैं तो 60 सीट पे आपकी तैयारी होगी। 243 पे तैयारी है। काम छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? आप फिल्में करते। चिराग पासवान ने भी फिल्में की कंगना रनौत के साथ। कंगना रनौत ने भी खूब सारी फिल्में की, अब सांसद हैं। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी चला ही रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, वो भी एक विकल्प हो सकता था आपके लिए। नेता बनना रहता तो फिर विकल्प था, लेकिन लीडरशिप चाहिए ना। आप कह रहे थे कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का मन नहीं था, और खासकर तेजस्वी यादव का, कि कांग्रेस गठबंधन में साथ रहे। विवाद हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। फ़ोन नहीं आया कांग्रेस की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से? आरजेडी से या कांग्रेस से फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ बीजेपी से फ़ोन जरूर आ गया। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो। वो हमेशा चाहेंगे कि कम से कम सीट में कांग्रेस को निपटा दिया जाए। उनकी ये सोच है और आगे भी रहेगी। नहीं, हाँ, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। आरजेडी नहीं चाहेगा वीआईपी मजबूत हो, वीआईपी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस मजबूत। अभी भी यही कहा जाता है कि यही वजह है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मजबूत नहीं होने दिया जा रहा है। भला हमें क्यों किसी को लेना देना? उनकी जवाबदेही जो है कांग्रेस का है। तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि अति पिछड़ा का बेटा बढ़ जाए, डिप्टी सीएम बन जाए। तो ये डर है उनके मन में, इसीलिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्हैया जी को एक सीट नहीं दिया। पर्सनल ईगो, पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल लाभ और नुकसान, ये सब हमको और तेजस्वी जी को नहीं देखना है। क्या महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत है? देश दुनिया को पता चल गया कि ओबीसी साहब जो है वो वैसा ही वही काम करते जो बीजेपी को सूट करता, बीजेपी को फायदा होता है। सर, ये आपकी ट्विटर प्रोफाइल है? जी हाँ। आपने ये झंडे की तस्वीर लगाई हुई थी पहले। जी। तो ये अगस्त 2024 की बात है जब आपने अपने प्रोफाइल में ये फ़ोटो लगाई, और उसी दौरान एनडीए ने एक कार्यक्रम चलाया, हर घर तिरंगा अभियान। एनडीए ये कार्यक्रम चला रही है और मुकेश सहनी साहब यहाँ प्रोफाइल में फ़ोटो बदल रहे हैं। सियासी बाजार गर्म हो गया कि लग रहा है ये फिर एनडीए में जाएंगे। अगर बीजेपी बोले कि मुकेश सहनी जी हम आरक्षण देते हैं, जो आपकी एक डिमांड है कि निषाद समुदाय को एससी में शामिल किया जाए, कि आरक्षण देते हैं, इसके बदले आपको हमारे साथ आना है या अपनी जान दे देनी है। भाजपा हमारे आरक्षण दे और आरक्षण देंगे, उसके बदले में वो हमारी जान मांगेंगे तो हम जान दे देंगे। हमें गठबंधन में सीट दे या ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आरक्षण दे, हम उनके लिए काम करेंगे। जब हम बॉम्बे में 900 रुपये महीना पे काम करते थे तो हमको कोई नहीं कहता था कि मेरा मौसा है, और जब हम बड़ा बन गए तो बहुत सारे लोग जोड़ दिए कि ये मेरे मौसे हैं। ठीक है, तो हमने धरना दिया गर्दनी बाग में, 7 दिन तक अनशन पे मैं रहा, आमरण अनशन पे 7 दिन तक रहा। पहला दिन रहे, दूसरा दिन से सब मीडिया भी गायब हो गया, नेता भी गायब हो गया, और मैं भूखे मर रहा हूँ। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर मैंने अपनी चालाकी से मैं अनशन को तोड़ा। क्या महागठबंधन में ये क्लैरिटी है, महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं उनको, कि अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम? जी हाँ, क्लियर। 22-23 साल एक लंबा वक्फा होता है, और इस वक्फे के एक छोर पर एक लड़का है जो मुंबई में नितिन देसाई नाम के एक आर्ट डायरेक्टर के साथ एक फिल्म का सेट डिज़ाइन कर रहा है। वही लड़का दूसरी छोर पर खड़ा है और बिहार के कुछ सियासी धुरंधरों के साथ मिलकर सत्ता का सेटअप डिज़ाइन करने में लगा हुआ है। हालांकि लड़का अब बड़ा हो चुका है और वो नेताजी बन गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। हम लोग पटना में हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, जो नवंबर के आसपास होने वाला है। और इस बातचीत में आज हमारे मेहमान हैं मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी, और शुक्रिया भी आपने वक्त दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल तो बिहार चुनाव को लेकर ही है कि कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी पार्टी की? तैयारी तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और तैयारी तो लंबे समय से हम लोग करते आ रहे हैं। सरकार में जो होते हैं उनको सरकार का काम करना होता है, और जो विपक्ष में होते हैं उनको जनता के बीच में उनके समस्या को देखना और अपने आप को कैसे आगे बढ़ना है। तो 365 दिन तैयारी ही लगे रहते हैं। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा परिचय कुछ पुराने स्टाइल में, अंदाज में आपने कराया है, तो मुझे याद आने पुराने याददाश्त, ताजगी मतलब दोबारा हमें जहन में आने लगा है। जी। अव्वल तो मैं सोच रहा था कि इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, और क्योंकि चुनाव के बारे में ही बातचीत हो रही है तो पहले सीट वीट और गठबंधन इन सब पे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अब आपको याद आया है पुराना दिन, तो पहले वहीं चलते हैं। बताइए कैसे पहुँचे मुंबई? हाँ, देखिए, गांव में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और दोस्त के साथ भाग के मुंबई चले गए। और हम लोग फिशरमैन कम्युनिटी, जिसको मल्लाह कहते हैं,
और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बिहार में भी निषाद मतलब 22 कुरी नाम से जाने जाते हैं। और हम लोगों का जो मुख्य पेशा जो होता है नदी तालाब पे मछली मारकर अपने घर परिवार चलाना। और बेसिकली बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति में हम लोग आते हैं एबीसी में, और गरीब परिवार में जन्म लिए। तो बचपन हर तरह का अभाव था। उसके बाद भी स्कूल वगैरह सब जाते थे और घर में प्रेशर होता था तो मुंबई भाग के चले गए। कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, लेकिन भागना है। अब भाग के जब रेलवे स्टेशन आए तो एक ट्रेन, दिल्ली का ट्रेन जो था वो 4-5 बजे का था, और मुंबई का जो पवन एक्सप्रेस जो ट्रेन था वो 1:30 बजे का था। हमने सोचा कि अगर ज़्यादा समय अगर रहेंगे प्लेटफॉर्म पे तो घर के लोग आके पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो जो पहला ट्रेन आया उसी पे हम लोग बैठ के मुंबई चले गए। कहाँ से ट्रेन पकड़ी थी? दरभंगा जिला से। दरभंगा से। फिर मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँचने के बाद हमने एक जनरल स्टोर में हमने काम चालू किया 900 रुपये महीने पे, 30 रुपये रोज़ पर। और वहाँ पे मैं काम कर रहा था। और बिहारी बुद्धि तो था ही, तो मेहनत काफ़ी करते थे। तो जो मालिक थे, जो सेठ जो हुआ करते थे, वो हमको दौड़ाते थे मार्केटिंग करने के लिए। तो अपने शॉप पे से दूसरी जगह जाके 40 किलोमीटर दूर जाके मार्केटिंग करना होता था। तो ये सब करते थे, तो इससे हमको बहुत काफ़ी आइडिया आ गया, सारा चीज़ नॉलेज आ गया। फिर फिल्म देवदास बन रहा था। हाँ, मेरे जहाँ शॉप था उसके बगल में एक फ़ोटो फ्रेम का दुकान था। और फ़ोटो फ्रेम का दुकान पे वो देखते देखते हम काम सीख लिए थे। किसी को हेल्प करना होता था, किसी का काम करके देना होता था, क्योंकि वो दुकानदार जो था वो थोड़ा घूमने फिरने वाला टाइप का लोग थे। वो मैक्सिमम टाइम वो दुकान को छोड़ के बाहर रहते थे। अब फ़ोटो फ्रेम का दुकान जो होता है तो उस पर सीनियर सिटीजन काफ़ी लोग आते हैं, चाहे वो भगवान के फ्रेमिंग करने के लिए हो या किसी का डेथ हो गया, उसका ग्लास वगैरह सब टूट गया तो वो सब लगाने के लिए आना होता। तो सीनियर सिटीजन काफ़ी आते थे। तो ऐसे जगह पे वो दुकान का दार नहीं रहने के बाद हम उसको लोगों को हेल्प करते थे। और हेल्प वही ग्लास काट के उनको फ्रेमिंग करके दे देना, उसके बदले में वो पैसा देते थे, वो दुकानदार को सामने दे देते थे। और दुकानदार उसके बदले में हमें नाश्ता वगैरह सब खिलाना, ये सब करते थे। मतलब जो फोटो फ्रेम बनता है उसमें शीशा लगता है, वो लगाने का काम। हाँ, तो वो ग्लास का काम मैंने सीख लिया था। तो हमने तो वो काम मुझे आता था। तो फिल्म देवदास बन रहा था। संजय लीला बंसाली फिल्म के डायरेक्टर थे। नितिन देसाई जी जो आज नहीं रहे हैं हमारे, 99 में, नहीं 2000 में। और संजय लीला बंसाली फिल्म डायरेक्टर थे। नितिन देसाई जी जो हमारे बीच नहीं हैं, वो बड़े आर्ट डायरेक्टर थे। और वो सेट पे पारो हवेली, ऐश्वर्या राय का घर था, जो लाखों आपको देखा होगा, कलरफुल ग्लास का हवेली। तो वहाँ पे एक बड़ा संख्या में लोग चाहिए था वो काम करने के लिए। तो हमें लेके गए और मैं वहाँ पे काम किया। 500 रुपये रोज़ मुझे मिल रहा था। फिर मैं कुछ ही दिनों में वहाँ पे सुपरवाइज़र बन गया। नितिन देसाई जी से मिलना कैसे हुआ? वो बीच का प्रोसेस क्या था? बीच वही शॉप पे मैं था, और उनके लोग जो असिस्टेंट हुआ करते थे उनको बड़े संख्या में कारीगर चाहिए था। और ये कारीगर जो है ये सब जगह नहीं मिल जाएगा। कारपेंटर जो है वो हर जगह आपको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन ग्लास काटने के लिए जो कारीगर होता है ना, वो बेसिकली ग्लास शॉप पे ही मिलेगा। और बड़े संख्या में कम समय में वो रेडी करना था। शाहरुख खान का डेट है, ऐश्वर्या राय का डेट है, उतने कम समय में उस पूरा कंप्लीट करना है। तो बड़े संख्या में लोग चाहिए। तो वो उनके असिस्टेंट जो है वो हमारे शॉप पे आए थे, और उन्होंने बोला फिल्म सिटी में जाके काम करना। तो हमको तो सबसे बड़ा खुशी है कि फिल्म सिटी जाना है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो 2 बार मैं कोशिश किया कि फिल्म सिटी जाएं देखने के लिए क्या होता है। क्योंकि गाँव में रहकर फिल्म बॉलीवुड के बारे में सुनते थे तो बहुत बड़ा चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता था, बॉम्बे में हीरो हीरोइन को देखने के लिए मिलेगा। तो ये चाह तो था। तो मैं 2 बार कोशिश किया कि अंदर जाएं, लेकिन 2 बार हमको रोक दिया गया। एक बार तो मेन गेट से जा रहे थे तो वहाँ पे रोक दिया गया कि बाहर के आदमी को अलाउ नहीं है फिल्म सिटी में जाने का, जो लोग काम करते हैं उन्हीं को अलाउ होता है। और दूसरी बार मैं जंगल होके घूम के मैं जा रहा था, तो भी वो जंगल से बाहर निकल के जब मेन रोड पे आए गेट पे, वहाँ पे भी रोक दिया गया। तो फिल्म सिटी में जाना है, फिल्म सिटी में क्या होता है ये देखना, ये बहुत ही इच्छा था। अब कोई हमें आए और बोले कि चलिए मेरे साथ फिल्म सिटी, तो सोने पे सुहागा था। काम भी मिल रहा है। और काम भी मिल रहा है। तो काम तो उतना नहीं सोचे थे, लेकिन फिल्म सिटी जाएंगे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे गए, काम कर रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे काफ़ी मैं होशियार था, बिहार से हूँ, तो बिहार के लोग तो होशियार होते ही हैं। तो वहाँ पे सेट पे मैं इंचार्ज बन गया। और फिर इंचार्ज बनने के बाद फिर वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और वो पूरे फिल्म का काम मैंने अच्छे से मैंने काम किया, बड़ा काम किया। उसके बाद फिर
नितिन देसाई जी के जितने भी फिल्म होते थे तो वो सब मैं काम करता था, जितने भी प्रोडक्शन हाउस था वो सब का मैं काम कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा और फिर अच्छा चलने लगा और संघर्ष वाला पीरियड ख़त्म हो गया और अच्छा एक समय था कि कई सौ लोग हमारे कंपनी में काम करने लगे। आपने एक अच्छा, कंपनी भी बनाई बाद में, हाँ बहुत सारा कंपनी है, अभी चल रही है? हम लोग चला रहे हैं। हम अभी टोटली ही बिहार में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ हमारे लोग जो थे उस समय में जो ऑनर आप ही हैं कंपनी के अभी? नहीं, मैं हैंड ओवर कर दिया, लेकिन हमारे लोग हैं, मतलब मेरे ब्रांड मुकेश सैनी ही हैं, लेकिन हमारे लोग देख रहे हैं क्योंकि अब मोदी जी से टकराना है तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ईडी सीबीआई सब आपको घर पे भेजेंगे। तो हमने 2016 में ही कंपनी से के सारे सिस्टम से बाहर हो गए और अभी कुछ भी इंक्वायरी है तो वहाँ पे जवाब देने के लिए हैं। तो हम अभी फ़िलहाल देख रेख नहीं करते क्योंकि इधर ही बहुत काफ़ी बिजी है। तो वहाँ पे संघर्ष जो है सफलता की ओर बढ़ा और अच्छे लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे। फिर बिहार में आए छठ पूजा के लिए और देखा मैंने कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। मुंबई जैसे शहर में गरीबी तो मैंने देखा था, लेकिन मुंबई जाने के बाद कुछ दिनों के बाद गरीबी मैं भूल गया था, अपनी अलग ज़िंदगी में जी रहा था और वहाँ पे जो बड़े लोग ज़िंदगी जीते उसी तरीके से हम भी जी रहे थे। लेकिन गांव आने के बाद हकीकत मुझे दिखा कि नहीं, अभी भी बड़ा संख्या जो है, बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपये के लिए मोहताज रहता है। अच्छा, मैं टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बिहार हम आएंगे, थोड़ी देर और मुंबई रुकते हैं। जब देवदास बन रही थी, 2 सवाल हैं वहाँ। जब देवदास बन रही थी तो वहाँ ये जितने कलाकार उसमें काम कर रहे थे, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, इनसे मुलाकात हुई? जी हाँ, मुलाकात हुआ, सबके साथ फ़ोटो भी खिंचाया मैंने। अच्छा, क्योंकि शौक था, सपना था। तो जितने भी आर्टिस्ट उस समय में काम कर रहे थे तो देवदास के ही सेट पे हमने फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद फिर हमको कभी फ़ोटो खिंचाने का ज़रूरी नहीं महसूस हुआ और बाकी वहाँ पे और सबसे फिर तो घुल मिल गए, सब वही काम कर रहे हैं। जैसे वो शाहरुख खान का अपना काम है वैसे हमारा अपना काम है। वो पर्दे के ऊपर वो काम करते हैं, हम लोग पर्दे के अंदर में काम करने वाले लोग थे। तो एक जगह रहना, देखना, मिलना जुलना सब हमेशा हुआ ही। फिर देवदास में हमने फोटो वगैरह सब खिंचाया। और कौन सी फिल्में आपने बॉलीवुड की अगर आप बताएं? फिल्म देवदास स्टार्टिंग मेरा रहा और अंतिम मेरे देख रेख में जो फिल्म बना वो बजरंगी भाईजान बना। बजरंगी भाईजान, हाँ, उसके बाद फिर 2015 में उसके बाद फिर मैंने देख रेख करना बंद कर दिया। ऑफिस के जो हमारे मैनेजर लोग थे उन लोगों को कंपनी हैंड ओवर कर दी। वो लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं और अच्छी तरीके से चला रहे हैं और कहाँ क्या हो रहा है वो सब डिसीजन उन्हीं को लेना है। क्योंकि आपको लगा कि अब बिहार चलना चाहिए वहाँ हाँ, बिहार में एक्टिव हो गए तो अभी कहीं पे एक जगह पे हमारा कहावत है कि एक नाव पे पैर रहेगा तो आप सफल होंगे। 2 नाव की राजनीति काम जो है ना वो बिगड़ सकता है, कभी भी छिटक सकता है। और तो और जो वहाँ पे वैसे भी हम जा नहीं सकते, ज़्यादा समय दे नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे भी ख़राब होगा और यहाँ पे भी ख़राब होगा। तो मेरा पूरा फोकस अभी जो है बिहार में है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके पुराने इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर पॉलिटिक्स करनी ही थी तो काम छोड़ के आने की क्या ज़रूरत थी? आप फिल्में करते, चिराग पासवान आपके मित्र होंगे, मतलब मुझे पता नहीं, बाद में पूछ लेंगे कि हैं कि नहीं। तो चिराग पासवान ने भी फिल्में की कंगना रनौत के साथ, कंगना रनौत ने भी खूब सारी फिल्में की, अब सांसद हैं। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी चला ही रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, वो भी एक विकल्प हो सकता था आपके लिए? नहीं, देखिए, नेता बनना रहता तो फिर विकल्प था, लेकिन लीडरशिप चाहिए ना। लीडरशिप के लिए विकल्प ऐसा नहीं होता। आपको 24 आवर्स अपने लोगों के बीच में खड़ा रहना पड़ेगा, उनके हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा, उनके लिए जो हर 24 आवर्स उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो आप लीडर बनेंगे। नेता एगो विधायक सांसद बनना है तो ठीक है, आप साइड से भी कुछ भी करते रहिए। आप सांसद बन गए, पार्लियामेंट में जाइए, जब जब हाउस रहेगा वहाँ पे काम कीजिए, साइड से आप जो करना है घूमिए फिरिए, ये सब है। लेकिन लीडरशिप अगर चाहिए, अगर बदलाव के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आना रहेगा। और फिर मेरा भी राजनीति में आना एक मेरे लिए एक हादसा है, मतलब कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं है। जैसे मुंबई दिल्ली में कौन सा जगह जाना वो सोची समझी कोई प्लानिंग नहीं था। शायद हो सकता अगर 12 बजे का ट्रेन होता तो शायद मैं दिल्ली पहुंच गया रहता, तो शायद दिल्ली पहुंचता तो शायद दिल्ली में नेता बनता। वहाँ फिल्म सिटी आए होते तो फिर आप मीडिया बन गए हो। हाँ, फिल्म सिटी आता तो मीडिया में आ जाता। तो मुंबई गए तो मुंबई में फिर वहाँ पे संघर्ष करके जॉब करके फिल्म बॉलीवुड में चला गया। तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। तो उसी तरीके से बिहार में भी आने का कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको बिहार में जाके राजनीति करना है। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं संघर्ष अपने लोगों के लिए सम्मेलन किया, लड़ाई लड़ा और अपने लोगों के बारे में जब डीपली हमको समझ में आया
जैसे आपने स्वदेश पिक्चर देखा होगा, शाहरुख खान जब अपने गांव आते हैं, नासा को छोड़ के आते हैं, मतलब वहाँ से जॉब करते हैं और इंडिया आते हैं, तो देखते हैं अपने लोगों के बारे में, फिर उनके मन भी तो बाहर लगा ही रहता है, लेकिन जाते जाते अंत तक उनका मन हो जाता है कि नहीं, हमें अपने गांव में रहना है, अपने लोगों के लिए रहना है, उनके लिए लड़ाई लड़ना है। तो मेरे साथ भी सेम इसी तरीके का स्टोरी है। मैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए आया था, घूमने के लिए आ रहा था, क्योंकि मुंबई में 24 आवर्स मेरा कंपनी चलता था, कई तरह का डिपार्टमेंट हुआ करता था, लाखों रुपया करोड़ों रुपया महीने खर्च होता था, तो लाखों लाखों करोड़ रुपया कमाने का एक प्रेशर हुआ करता था कि करोड़ों रुपया कमाएंगे तो सबका सैलरी समय पे देना है। तो एक प्रेशर में ज़िंदगी जीता था, एक इंसान जो है वहाँ पे मशीन के जैसे बनकर हम ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन गांव में छठ पूजा के नाम पे के लिए मैं आया और मैं गांव में देखा तो लोगों का प्यार सहयोग बहुत मिलने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगा और मैं समय समय पर बिहार आने लगा। 4-5 साल तक अपने लोगों के बीच में जिला लेवल पे हम लोगों को मदद करते थे, स्कूल बनना है या मंदिर बनना है, मस्जिद बनना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, किसी की शादी करना, तो लोगों को हम सहयोग करते थे और हमको काफ़ी अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। और बॉम्बे से दूर अपने गांव में अपने बड़े लोगों से मिलना जुलना, पुराने दोस्त से मिलना, तो अलग ज़िंदगी में जीने लगा था। उसी बीच में ऐसा परिस्थिति आया, समाज के लोगों ने कहा एक सम्मेलन कीजिए, और हमने सम्मेलन के लिए स्पॉन्सर किया, हमने सम्मेलन किया। सम्मेलन करने के बाद जिला लेवल पे लोगों ने हम पे भरोसा करके लाखों की संख्या में लोग आए, तो हमें लगा दरभंगा में ही हुई, दरभंगा में हुआ, तो हमें लगा कि इनके लिए हमें लड़ना चाहिए। और 2014 में 16 फरवरी को रैली हुआ, और हमको ये नहीं पता था कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, हमें ये नहीं पता था कि लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि हमके राजनीति से हमें दूर दूर तक नाता नहीं था। किसी ने तो बताया होगा, इतने लोग जब नहीं, आपके नहीं, पास आए नहीं। कि एक कार्यक्रम करते हैं। नहीं, कार्यक्रम करने का प्लान हुआ था 2013 में नवंबर में, जब हम छठ में आए कि ऐसा कार्यक्रम करना है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए बिहार से लोगों को बॉम्बे बुला लिए, बैनर पोस्टर डिजाइन हुआ, एक कार्यक्रम करने का डिसीजन हुआ। फिर हमने 16 फरवरी की जगह में 1 फरवरी को बिहार आते हैं और बिहार में एक बड़ा रैली करते हैं। अब बड़ा जब कार्यक्रम हो जाता है वो बहुत हिट हो जाता है, और उसके बाद चुनाव था, लोकसभा चुनाव 3 महीने के बाद। तो बड़े बड़े लीडर जो उस समय में उस क्षेत्र में जो लड़ना था, चाहे वो कीर्ति आज़ाद जी हो या फातिमी जी हो या संजय झा जी हो, इन लोगों को लगा कि मुकेश सहनी एक इस क्षेत्र में अपने कास्ट के लिए पॉपुलर लोग हैं और इनको हम अपने पाला में ले लें। तो ये रैली करने के बाद तब तक हमको सामाजिक बहुत कुछ आइडिया आ गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए एक बार देखने के बाद हम लोगों को आइडिया आ ही जाता था। अब बॉम्बे में रहकर लंदन अगर बनाना है तो हम बॉम्बे में बनाते थे, सिर्फ फ़ोटो रेफरेंस देख के हम बनाते थे कि भाई कैसे स्ट्रीट होता है, कैसे होटल होता है, कैसे ब्रांडिंग किया जाता, इतना नॉलेज तो था ही। तो उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने देखा कि लोग फिर चुनाव के समय में लोग हमारे पास आने लगे, और जब आने लगे तो हम भाव खाने लगे कि भाई एक सांसद मेरे पास आ रहा, तो इतना तो बनता है ना कि भाई मेरा अपना कॉलर टाइट है, मतलब लोग हमको भी पावरफुल समझ रहा है। तो फिर भाव खाने का मतलब यही है कि भाई आप को हम मदद करेंगे एक शर्त पर, जब हमारे लोगों का मदद कीजिएगा। तो हमारे मदद के में भाजपा आगे आए कि हम आपका मदद करेंगे, और राइटिंग में लिख के दिए कि निषाद समाज को किससे रिजर्वेशन बात हुई थी और किसने ये राइटिंग में दिया था? उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी थे, उन्होंने पटना में सुशील मोदी जी आज नहीं रहे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, उनसे भी लंबा चर्चा हुआ था। बिहार के जितने भी टॉप लीडरशिप जो थे उन लोग से बात हुआ, उन्होंने कहा कि आपके जो समस्या है, हमारी 3 मांग था कि जनसंख्या के आधार पे हमें हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, और निषाद समाज को जो बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार के लिए। तो इस मुद्दे पर हमने उनको समर्थन दिया 2014 में, और बाकायदा राइटिंग में लिखवा के लिया, और उसका वीडियो भी बना के लिया मैंने। और उसके बाद उनको हमने मदद किया और अपने खर्चे करके उनको मदद किया, ऐसा नहीं कि भाजपा के लिए, अपने संसाधन से मैंने मदद किया। चुनाव जीत गए, तो हमको उम्मीद था कि चुनाव जीतने के बाद हमने बहुत मेहनत किया उनके लिए, चुनाव जीतने के बाद तो थैंक यू बोलेंगे ही, लेकिन उन्होंने उस चुनाव का परिणाम आने से पहले आप एक बार प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ एक बार मंच शेयर कर चुके थे? नहीं, दरभंगा की रैली में? हाँ, ये विधानसभा हाँ, एक बार हमने एक बार शेयर कर चुका था, जस्ट दरभंगा में ही कि जब हमने उनको समर्थन दे दिया था, तो बात हुआ कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपको भी इस मंच पर रहना है, क्योंकि आपके लोग भी आ रहे हैं तो एक अच्छा अपील होगा। दरभंगा में आबादी भी है, तो उस मंच पे मैं गया था और पहली बार प्रधानमंत्री जी से वहीं पे मुलाकात हुआ था। कुछ बात हुई? ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब खाली एक दूसरे लोग पहचान कराए। मैं भी राजनीति में नया नया था, मतलब मुझे कहाँ ये सब ज़्यादा जानकारी था,
तो खाली एक दूसरे को पहचान हुआ कि ये निषाद समाज से आते हैं, मुकेश सहनी है, ये भी बॉम्बे में रहते हैं, यही परिचय दिया गया। और फिर उसके बाद भाषण वाषण हुआ, वो फिर वो चले गए और उनका चुनाव हम जिताए। और जिताने के बाद एक ही जगह नहीं जिताए, कई जगह हमने उनको लिए मदद किया, जैसे समस्तीपुर है या मधुबनी है या दरभंगा है, तो ये तो कमिश्नरी है, तो यहाँ पे हमारा अपील हुआ ही है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग पेपर ऊपर के माध्यम से हम लोग उनको मदद किए, तो खैर जीत गए। तो हमको इतना उम्मीद था कि कीर्ति आज़ाद जी फ़ोन करके धन्यवाद कहेंगे, तो हमको फ़ोन नहीं किए। तो हमको ये बात बहुत बुरा लगा कि हमने किसी के लिए इतना मेहनत किया, खून पसीना बहाया, अपने पैसे खर्चा किया, और उसके बाद जीतने के बाद वो थैंक यू तक नहीं बोल रहा है। जब चुनाव से पहले तो हम जो कह रहे थे वो सब सुन रहा था, पेपर तक साइन करके दे रहा था। आज चुनाव जीतने के बाद ना पटना से कोई फ़ोन कर रहे हैं, ना सांसद महोदय फ़ोन कर रहे हैं, और हम क्यों फ़ोन करें भाई? हमने तो हमारा जो काम था हमने जिता दिया। तो इस चक्कर में रह गया, और ना वो हमको फ़ोन किए ना हम उनको फ़ोन किए, और ये सिलसिला जो है हम इंतज़ार करते रहे, एक 20-25 दिन तक इंतज़ार करते रह गए, फ़ोन नहीं आया। तो हमको गुस्सा आया कि जब मैं एक ज़िला में अगर मैं अपने लोगों के बीच में काम करके और भाजपा जैसे पार्टी को झुका सकते, अपनी बात मना सकते हैं, तो ये काम हम अर्थी ज़िला में भी कर सकते हैं। मेरे पास संसाधन भी है, मेरे पास लोग भी है। तो हमने फिर निर्णय लिया और एक रथ बनाया। रथ बॉम्बे में डिज़ाइन हमने किया, और बॉम्बे से भी टीम सेट किया और बिहार से भी टीम लिया, और पूरे बिहार में 38 ज़िला का उनसे हम दौरा कराए। वो 6 महीना तक पूरे बिहार में अलग अलग गांव में अलग अलग ज़िला में घूमते रहे, और समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग थे, सामाजिक लोग थे, जो गांव के गार्जियन थे, उन लोगों का नाम नंबर लिया जाता था। वहाँ पे एक अच्छे विचार के साथ जाते थे कि आपस में मेल रखना है, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, एक दूसरे को मदद करना है। तो इस तरीके का हमारा अपील लेके गांव-गांव तक गए। लोगों में बहुत खुशी हो रहा था कि कोई हमारे जात के लोग मुंबई में रहते और हमारे बारे में सोच रहे हैं, और हमारे पास उनके लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे थे, और सब अपने खुशी से इच्छा जाहिर करते थे कि हमसे मिलेंगे। और पूरे बिहार में 6 महीना घूमने के बाद एक बहुत बड़ा नाम नंबर जानकारी हमें प्राप्त हुआ कि किस ज़िला में किस नाम से निषाद रहते हैं, और उसका हकीकत क्या है, कहाँ गरीब है, कहाँ अमीर है, क्या उसकी समस्या है। तो ये सारे चीज़ हमको जब जानकारी मिला, जब मैं पटना आया फिर 2015 में, तो हमने 2015 में ऑफिस बनाया पटना में, और फिर मैंने एक इच्छा रखा सबसे मिलेंगे, और हम बड़े संख्या में लोगों से 1 to 1 हमने यही मोरिया में 2015 में मैं मिला। और मिलने के बाद सभी का इच्छा था कि एक पटना में सम्मेलन किया जाए। तो पहला एक सम्मेलन बोला कि कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको एक बार बुलाया जाए, तो हमने उनको बुलाया, कृष्ण मंदिर हॉल में एक सम्मेलन किया गया। वहाँ सम्मेलन होने के बाद उन्होंने कहा कि एक रैली किया जाए गांधी मैदान में। तो हमने फिर उन लोगों के कहने से, क्योंकि हमको राजनीति उतना अनुभव नहीं था, गांव लेवल से निकल के अभी तक उस समय, मतलब ये जब बात हो रही थी कि गांधी मैदान में हाँ, एक रैली की जाए, उतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था, क्योंकि कितना महीना हुआ। जो आपके मतलब शुरू के दिनों में जो पत्रकार आपका इंटरव्यू कर गए हैं उनसे बातचीत कीजिए तो कहते हैं कि मुकेश जी बहुत आराम से हम्बल होके ये सब कह देते हैं, लेकिन बहुत आर्टिकुलेट करके उन्होंने डिज़ाइन की है सारी चीज़ें। नहीं, देखिए मैं बॉम्बे में रहा हूँ, बॉलीवुड में रहा हूँ, यही तो वो कहते हैं। मैं स्क्रिप्ट के तहत हम लोग काम करने वाले लोग हैं। स्क्रिप्ट पहले आना है और उस पर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, ये हम पहले डिसीजन ले लेते कि आप पिक्चर देखने के बाद आपको अंदाज मिलता है पिक्चर हिट है या फ्लॉप है, और हम लोग बनाने से पहले डिसीजन ले लेते कि हिट होगा कि फ्लॉप होगा। तो इस लेवल पे हम लोग काम करके आए हैं। तो ऑफ कोर्स है कि आप हमको सिर्फ बोल दीजिए कि आगे से लेफ्ट मारिए और दरवाज़ा मिलेगा, तो ऑफ कोर्स सीढ़ी लिफ्ट तक तो पहुंच ही जाएंगे। इतना नॉलेज तो था ही, मतलब इसमें कोई ये नहीं, हमने कहा ना कि फुटेज लेना, तो ये सब नॉलेज था, लेकिन बहुत डीपली जो आज नॉलेज है वो राजनीति में नहीं था, ये सच्चाई है। बट बेसिक मुझे पता था कि क्या करना चाहिए, मोटा मोटा पता था ऐसे ऐसे होता है। जैसे लोग भी समय समय पर हमारे साथ चीटिंग किया, ये सब वो डीपली हमको नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो 2015 तक काफ़ी, उस समय तक फिर जो भी करते थे बड़े लेवल पे करते थे। तो गांधी मैदान में एक रैली किया और रैली भी बहुत शानदार हिट रहा। फिर विधानसभा का चुनाव था, तो अपने लोग हमको कैसे जाने, जैसे होता है ना कि जितना ज़्यादा हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, फिल्म को प्रचार करते हैं, उतना ज़्यादा बड़ा मार्केट होता है। फिल्म को अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो मेरे को बेहतर कर सकते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि एक मल्ला का बेटा हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, तो एक गांव-गांव तक एक चर्चा का विषय बनता था। तो फ्रंट पेज पे ऐड हमारे, अगर मीडिया अगर हमारे बारे में नहीं लिखता तो फ्रंट पेज पे 10 लाख 12 लाख रुपए देकर फ्रंट पेज पे ऐड के तौर पे अपनी बात को गांव-गांव तक भेजवा देना।
तो ये सब मैं करता था। बम पटना में ही अगर हमने मान लीजिए कि गांधी मैदान में रैली किया तो ड्रोन कैमरा सबका पहली बार बिहार में इस्तेमाल किया कि हवा में उड़ के भी शूटिंग होता है, ठीक है। सन ऑफ मल्लाह वाला ऐड तभी छपा था उसी दौरान, सन ऑफ मल्लाह वाला 2014 में छपा 14 था। अच्छा। तो सन ऑफ मल्लाह के नाम से एक ब्रांडिंग हो गया था, पूरे बिहार में गांव-गांव तक चर्चा था। तो ये सब चीज़ करने में तो काफ़ी मैं होशियार था ही। हमने पहले ही कहा कि भाई बिहार के लोग जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। मुंबई में भी गए तो वहाँ पे भी मार्केटिंग वगैरह सब करना, सारा चीज़ करना, तो इतना तो होशियार हम थे ही। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे तरीके से सब किया, लेकिन बहुत सारा डीपली नहीं जानकारी था। फिर 2015 में जहाँ मोदी जी का रैली होता था सेम डे में हम रैली कर देते थे, एक रोज़ पहले रैली कर देते थे। मतलब हम अपना मसल पावर उनको दिखाते थे ताकि वो नोटिस में ले, इससे पहले उनके लोग हैं तो फिर उन्होंने नोटिस में लिया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री नोटिस में लिए कि भाई क्यों ऐसा, भाई आपके लोग हमको झूठ बोले, चिटिंग किए, लिख के दिए और अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ठीक, बताई आपने? हाँ बताया मैंने। तो बोला ठीक है हम करेंगे। किसने कहा ये, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। अच्छा। हम करेंगे तब कीजिए, तो अभी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। तो चुनाव के बाद इसकी क्या है, नहीं हम पे भरोसा कीजिए हम करेंगे। तो हमको लगा ठीक है चुनाव बाद करेंगे। अभी तक तो पटना के लोगों ने मेरे साथ बोला और नहीं कर रहे हैं, करना तो दिल्ली के लोगों को। तो अमित शाह जी पे भरोसा किया 2015 में, फिर उनको भी हमने मदद किया। और उस समय में बिहार में एक बड़ा लेवल पे गांव में गांव तक मुकेश सहनी एक पहुंच चुका था। तो बिहार में अमित शाह 47 रैली अगर किए तो मैक्सिमम रैली जो है 46-47 रैली में 42-43 रैली मेरे साथ किए, साथ में रखते थे ताकि भीड़ आए और वहाँ पे जाके भाषण वगैरह सब देते थे, अपील करते थे। उसके बाद फिर रहा, और उसके बाद फिर चुनाव में उनका परिणाम अच्छा नहीं आया क्योंकि नीतीश जी लालू जी मिल गए तो इनके पास कुछ था नहीं, स्टेट लीडरशिप था नहीं और सरकार उधर बन गया। उसके बाद भी हमारा उनसे अच्छा संबंध रहा। उसके बाद हम धीरे धीरे राजनीति को समझ भी लिए। फिर हमने सोचा कि अपनी पावर बिहार में 38 जिला से भी आगे बढ़ना है, तो हमने यूपी पहुंच गए 2017 में। वहाँ पे भी हमने पूरा बड़ा कार्यक्रम वगैरह सब में करने लगा। और वहाँ पे भी तो फिर एक समय आया कि अमित शाह जी से कि भाई आप जो अपने लिए कर रहे हो वो अभी हमारे पार्टी के लिए करो, आप हमारे दल में आ जाओ, बीजेपी में आओ और आप बीजेपी के बैनर तले आप काम करो और आप जो बोलते हो उस सब पे हम काम करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम आपके साथ आ जाएंगे लेकिन पहले ये समस्या को सॉल्व कर दीजिए और नहीं तो हम स्वतंत्र अपना काम कर रहे। तो वहाँ पे मेरा अनबन हुआ उनसे और वहाँ पे हम फिर बात करना हमारा बंद हुआ। और फिर हमने धरना दिया गर्दनी बाग में, 7 दिन तक अनशन पे मैं रहा, आमरण अनशन पे 7 दिन तक रहा। और मैंने वहाँ पे मैंने देखा कि पहला दिन तो लोग आए, मीडिया आया, तमाम लोग आए, नेता लोग आए, मेरे साथ सोए भी कि नहीं मुकेश सहनी का मांग जायज़ है और इनके साथ हम खड़ा रहते हैं। पहला दिन रहे, दूसरा दिन से सब मीडिया भी गायब हो गया, नेता भी गायब हो गया और मैं भूखे मर रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो 7 दिन तक मैं रहा। उसके बाद मैं देखा कि ये तो लोग चाहते कि हम मर जाए, मतलब एक टेंशन दूर हो जाएगा सहनी जी नहीं रहेंगे तो। फिर मैंने अपनी चालाकी से मैं अनशन को तोड़ा। मुझे लगा कि मेरे मरने के बाद तो ये आज़ादी लड़ाई तो जीतेगा। एक नेता को फ़ोन किया? दिल्ली में फ़ोन नहीं किया, बात हो रहा था तो उस बताते हैं। पहले तो यही है कि भाई जिंदा रहकर ही हम लड़ाई जीत सकते हैं, मरने के बाद तो लड़ाई कोई सोचेगा भी नहीं। तो जिंदा रहने के लिए भाई अनशन तोड़ना ज़रूरी है। लोग भी थे अपने लोग, वो सब बताए। फिर उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में राज्य मंत्री थे, तो उनसे बातचीत वगैरह सब वो आए भी थे। तो बात हुआ कि भाई अनशन तोड़ने के लिए वही आएंगे और 11 मार्च 2017 को अनशन तोड़ने के लिए वो आए और अनशन तोड़ा। और तब तक हमने प्लान बना लिया कि जो काम मोदी जी को कह रहे हैं करने के लिए, अमित शाह जी को कह रहे हैं करने के लिए या अन्य नेता को कह रहे हैं करने, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह जाना की आवश्यकता है, उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। और जब पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, तो वोट भी मेरे पास है, तो क्यों नहीं हम अपना पार्टी बना के हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और आमरण अनशन तोड़ने के बाद फिर हमने अपनी पार्टी बनाया 2018 में। पहले पूरे बिहार में घूमा, पूरे बिहार में लोगों को समर्थन प्राप्त किया कि पार्टी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। सभी लोगों का समर्थन था कि नहीं, हाँ अपनी पार्टी अपना दल बनाना है, जैसे अन्य पार्टी के पास दल है वैसे अपना भी दल होना चाहिए। और ये 1 साल 1.25 साल तक मैंने पूरे बिहार में मैं पर्सनली मैं घूमा यात्रा पे, रथ यात्रा पे निकल कर, और लोगों समर्थन प्राप्त करके हमने 4 नवंबर 2018 को एक पार्टी हमने बनाया, लॉन्च किया। और पार्टी लॉन्च होने के बाद बड़ा संख्या में लोग आए
बड़ा एक गांधी मैदान में पार्लियामेंट हमने बनाया, 500 फीट का रैंप बनाया और लाखों को लाख संख्या में लोग आए और कार्यक्रम शानदार हिट हुआ। और ठीक 20 दिन के बाद महागठबंधन से ऑफर आया, लालू जी ने लोकसभा में गठबंधन हमारे साथ किए 3 सीट पे। आपने अप्रोच किया था या पहले उधर से ही फ़ोन आया था? उधर से ही अप्रोच, पहले से ही बातचीत भी चल रहा था। अच्छा। उधर से ही आया और वहाँ से जब आया तो बातचीत हुआ और 3 लोकसभा में हमने गठबंधन किया। 2019 में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पुलवामा के बाद देश का माहौल बदल गया और जिसमें हम लोगों ने चुनाव बिहार में 40 में से 39 सीट हार गए और 1 सीट खाली कांग्रेस पार्टी जीते। तो खैर उसके बाद लोकसभा ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे विधानसभा के लिए 2020 के लिए। फिर 20 में गठबंधन हमारा अचानक यही मोरिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गठबंधन तोड़ा तेजस्वी से, क्योंकि पहले से 2 महीना पहले बात था कि 25 सीट और डिप्टी सीएम आपकी पार्टी का होगा और हम उम्मीद करते थे घोषणा हो। ये बात जैसे आप कई बार इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं, आप लगातार ये बात कहते हैं कि भाई उनसे चर्चा थी और ये बात तय थी कि 25 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। ये बात शुरू कैसे हुई थी, कब हम तो गठबंधन में ही थे ना। वही कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग की जब बात हो रही थी तो पहली बार जब आपने ये कहा होगा कि भाई मेरा ये प्रस्ताव है कि हम इतना सीट चाहते हैं और ये डिप्टी सीएम पद चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी तब? हम लोकसभा में जब गठबंधन में आए और गठबंधन में आए तो लोकसभा में गठबंधन में 19 में हम लोग मजबूती से लड़े, परिणाम हम लोग का फेवर में नहीं आया, हम लोग 0 हो गए। ठीक 0 होने के बाद ठीक 4-5 दिन के बाद हम लोगों का बैठक हुआ। इंटैक्ट महागठबंधन के उस समय में जितने भी घटक थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी थे या मांझी जी थे, जो भी उस कांग्रेस पार्टी थे, जितने भी लोग थे, हम लोगों ने 5-6 दिन के बाद ही, जस्ट लोकसभा ख़त्म होने के बाद 5-6 दिन के बाद ही हम लोगों ने एक बैठक किया। अब बैठक में निर्णय लिया गया कि समीक्षा हुआ हार का, तो हार का समीक्षा लिया गया। तो भाई उसमें ज़मीन पे जो पुलवामा का जो था वो करंट था, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हुआ और जिसमें हम लोग बह गए। तब आप खगड़िया से चुनाव लड़े? खगड़िया से चुनाव आप चाहते थे दरभंगा से लड़ना? हम चाहते थे दरभंगा से लड़ने। फिर क्यों नहीं मिली सीट? नहीं, वो था कि दरभंगा में पहले से जाति समीकरण को मैच करके वहाँ से अल्पसंख्यक को लड़ाना था, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को लड़ना था और क्योंकि उस गठबंधन में लाने के लिए उनका भी प्रयास था। तो जब उन्हीं का नाम आया तो मैं उस पर पीछे हट गया कि जो आदमी ने मुझे लाया है अब उन्हीं का सीट मैं कैसे काट दूँ, क्योंकि उस गठबंधन में लाने में जगदानंद सिंह जी का, सुधाकर सिंह जी का, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का और भी कई नेता थे। इन लोगों का स्पेशल प्रयास था कि गठबंधन में आया जाए। तो आने के बाद फिर हमारे उचित नहीं लगा कि हम अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीट काट लें और मैं लड़ूँ। अब मुझे पहले से पता था कि वो हारेंगे, लेकिन उसके बाद भी सीनियर नेता राष्ट्रीय जनता दल के हैं और सहयोगी डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, हमारे लिए खगड़िया सीट उन्होंने तय किया। तो हम खगड़िया में लड़े और फिर ये हुआ। तो ठीक 1 हफ्ते के बाद हमारा बैठक हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि जो होना था वो तो हो गया। आगे 2020 का चुनाव हम लोग मजबूती से साथ में रहकर अभी से हम लोग काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बरकरार रहना चाहिए, तो हम लोग उम्मीद में थे गठबंधन बरकरार है। फिर हम लोग साझा जितने भी कार्यक्रम था वो सब हम लोग करने लगे। साथ में करते करते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि कुछ लोग चुनाव जीत गए सांसद, तो वहाँ पे वो विधायक का सीट खाली हो गया, वहाँ उपचुनाव होना था। तो बिहार में 3 ऐसे सीट जो था जहाँ पे उपचुनाव होना था, तो गठबंधन में हम लोग थे। तो बात हुआ कि जहाँ उपचुनाव हो रहा तो सब आदमी 1-1 सीट पर लड़ेंगे और आरजेडी अलग लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेंगे, मांझी जी लड़ेंगे और वीआईपी भी लड़ेंगे। 4 सीट था। तो 4 सीट में हमने डिसाइड किया कि खगड़िया लोकसभा मैंने लड़ा तो यहाँ सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र जो है वो हमारे अंदर में आता है, यहाँ पे हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का भी डिसाइड हो गया, आरजेडी का भी हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से बात पहले बना कि ऐसे लड़ेंगे। फिर चुनाव जब आचार संहिता लगा तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने डिसीजन लिया कि नहीं, सब जगह हम अकेले लड़ते, सिर्फ आप लोग हमको मदद कीजिए। अच्छा। और आगे जब विधानसभा का सीट होगा वहाँ पे गठबंधन होगा, हम लोग सीट बांटेंगे। तो हमारा वहाँ पे था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सब आदमी 1-1 सीट लड़िए। तो उन्होंने एक तरफा फैसला किया कि उन्होंने, तो हम बोले ठीक है हम भी लड़ेंगे, दोस्ताना संघर्ष होगा, आप अपना लड़िए हम भी लड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद ऐसा हुआ कि जो बीजेपी वहाँ से जीतते आया वो उसको हमने 25,000 वोट अपने दम पे ले आया अकेले। एक जगह से मांझी जी भी लड़े थे भागलपुर के साइड में, उनको 4,000 साढ़े 4,000 वोट आया और हमको यहाँ पे 25,000 वोट आया और इसके कारण बीजेपी वहाँ से चुनाव हारा और आरजेडी जीता।
आरजेडी वहाँ पे 15,000 वोट से जीता, क्योंकि 25,000 वोट हमारे पास आ गया। तो आरजेडी को ये लगा कि भाई मुकेश सहनी जब जहाँ लड़ेगा वहाँ अपने वोट अपने पक्ष में ले आता है, तो हमको इसका फायदा हो जा रहा है, हम जीत ले रहे हैं। तो वहाँ पे वो लड़ने के बाद भी, हमारी ताकत दिखने के बाद, फिर हम लोग गठबंधन में साथ रहे, कई कार्यक्रम हम लोग साझा किए। फिर लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया मार्च महीने में 2020 में, और 20 में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ 19 की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव जो हुआ तो 19 में हुआ। फिर मार्च तक हम लोग ने कार्यक्रम किया, उसके बाद और लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद फिर सब लोग घर पे थे। फिर उसके बाद जो भी फ़ोन फान पे बात होके हम लोग करते थे, जब पटना आए तो सीट पे डायरेक्ट बात हुआ। हम रांची भी गए थे, लालू जी से मिले और सारा चीज़ हो रहा था। तो उसने में फिर 19 में ही लालू जी से मिले थे, 20 में यहीं पे बैठ के डिसीजन हो गया कि इतना सीट 25 सीट और डिप्टी सीट आपका होगा, 2 महीना पहले क्लियर हो गया, तय हो गया। तो हम बोले ठीक है, जिस रोज़ घोषणा होगा उस रोज़ होगा। फिर घोषणा के समय में वो इंटरेस्ट रखा था कि भाई एक तो मुकेश सहनी अकेले लड़ते तो हमको फ़ायदा पहुंचा देते हैं, और इनको सीट में नज़दीक आएगा तो कम करेंगे। तो उनका एक रणनीति था कम करना या नहीं देना, एक जो भी उनके मन में था वो था, वो उसको हमको नहीं आइडिया है। लेकिन हमको ये बात बुरा लगा कि जो बात 2 महीना पहले क्लियर था वो आज क्यों नहीं पूरा हो रहा है, और ये बात हमको बुरा लगा। राजनीति में जल्दीबाजी कह लीजिए, हमने इसी मोरिया होटल में गठबंधन हमने तोड़ दिया, और हम गठबंधन तोड़ के निकले। और सुबह में अपने नेता से अपने पार्टी के जितने भी नेता थे उससे मीटिंग किए, सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम पूरे बिहार में 243 लड़ेंगे। जिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के गए तो वही विजुअल चल रहा था पूरे प्राइम टाइम में, हर जगह। जी हाँ। तो आप चले भी गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, विवाद हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। फ़ोन नहीं आया कांग्रेस की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से? क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का मन नहीं था, और खासकर तेजस्वी यादव का, कि कांग्रेस गठबंधन में साथ रहे। लेकिन आपने ये बात कही कि नहीं, ये परंपरा रही और साथ में लड़ते आए हैं तो कांग्रेस को साथ ये रखते हैं। 2019 में हुआ था। 2019 में गठबंधन टूट रहा था, शक्ति सिंह गोयल थे, और 11 सीट पहले गठबंधन में आरजेडी की तरफ से बोल दिया गया। फिर बाद में उनको कम किया जा रहा था, 9 सीट किया जा रहा था, जिसके लेके वो लोग नहीं मान रहे थे, और गठबंधन कह सकते कि 100% टूट गया था। तेजस्वी ने जवाब दे दिया था कि आप अपना देख लीजिए। फिर मैं दिल्ली में था, मैंने फिर आपस में मीटिंग किया, हम लोगों का नेक्स्ट डे पटना आने का शेड्यूल था, उसको रीशेड्यूलिंग किया, उपेंद्र कुशवाहा जी को रोका। फिर हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया, और कैसे भी मना के शक्ति सिंह को गोयल को मना के 10 सीट और एक राज्यसभा बोल के, और हम लोगों ने फाइनल कराया। और उसके बाद हमारा ये चला। और 20 में जो था वो 20 में तो चल ही रहा था कि वो गठबंधन में रहेंगे, लेकिन इतना सीट वो लेंगे ये हम लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि 70 सीट लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उनका यही था कि मुकेश सहनी अगर अलग से लड़ जाएंगे तो भी हमको फ़ायदा देंगे, और अंतिम आवर में सोचे कि हम सीट कम कर देंगे। अभी 25 की जगह, क्योंकि राज्य में आचार संहिता लग गया था, और आचार संहिता के बाद हम कर ही कह सकते हैं। तो हमको पता कि मेरे पास ताकत है, तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो आरजेडी से या कांग्रेस से फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ बीजेपी से फ़ोन जरूर आ गया कि आप हमारे साथ आइए और गठबंधन में आइए। और हमने कहा कि ठीक है, हम कल आएंगे। आज तो अभी हम तो यहीं मोरिया से निकले, फ़ोन आ गया। और हम, माफ़ कीजिएगा टोक रहा हूँ, उस गठबंधन पे आएंगे, बीजेपी के साथ जो बातचीत हुई उस पर विस्तार से बात करेंगे। ये जो गठबंधन टूटा उस पर बात कर लेते हैं। हाँ। गठबंधन टूटा, और मैं आपका वर्बेटम एक पढ़ देता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, वो हमेशा चाहेंगे कि कम से कम सीट में कांग्रेस को निपटा दिया जाए। उनकी ये सोच है और आगे भी रहेगी। नहीं, हाँ, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको, ललन टॉप के साथ आपने इंटरव्यू था, महागठबंधन टूट चुका था, आपका बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका। नहीं, उसमें तो कांग्रेस तो था ही ना, 70 सीट ले लिया। ये उम्मीद नहीं था कि 70 सीट उनको मिलेंगे, ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये बात है कि जो अलग अलग पत्रकार भी लिखते हैं, समीक्षक भी लिखते हैं कि आरजेडी या लालू परिवार कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो, आप मानते हैं ये? देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी किसी को नहीं चाहेगा मजबूत हो। बीजेपी नहीं चाहेगा जेडीयू मजबूत हो, जेडीयू नहीं चाहेगा बीजेपी मजबूत हो, आरजेडी नहीं चाहेगा वीआईपी मजबूत हो, वीआईपी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस मजबूत हो। ये तो इंटरनल होगा कि हमको रेस में आगे बढ़ना है, नंबर 1। तो ये सब पार्टी का ऐसा इंटरेस्ट होगा कि हम अकेले अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएं। लेकिन गठबंधन जो होता है, एक ये है कि हमको मालूम है कि हमारे पास पूरा ताकत नहीं है, तो लोगों को साथ जुड़कर हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि गठबंधन नाम का शब्द जो है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नहीं है, वहाँ पे बहुमत है साबित करना।
तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई यहाँ पे हम लड़ेंगे तो आप हमको मदद करो, आप जहाँ लड़ोगे हम मदद करेंगे। इस तरीके से हम लोग एक गठबंधन बनाते हैं, और निश्चित तौर पे जब हम कमज़ोर होते तो ही गठबंधन बनाते हैं, और जब हम मजबूत है तो हम क्यों गठबंधन बनाएंगे। तो ये सभी पार्टी का मोटा मोटी इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हम हो या वो। और बहुत सारे जो बड़े पार्टी होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटे पार्टी को दबा कर रखना, ये भी क्लियर है। यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है? आरजेडी बड़ी है या कांग्रेस? कहाँ पे? बिहार में बिहार में आरजेडी बड़ी है। आरजेडी। ये आरजेडी और कांग्रेस वाला सवाल इसलिए भी बनता है कि 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला, और उसमें नीतीश कुमार को चेहरा बनाया था इन लोगों ने, एनडीए ने, और इधर से तो लालू प्रसाद यादव थे ही और राबड़ी देवी। तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए सोनिया गांधी से मिलने कि भाई आपके 20 विधायक जीत के आए हैं, हमें सपोर्ट करवाइए ताकि हम सरकार बना लें और निर्दलीय विधायकों को हम जुटा रहे हैं। वहाँ सोनिया गांधी से मीटिंग हो रही थी, यहाँ कांग्रेस के कार्यालय में सदाकत आश्रम में बाकायदा सारे विधायक बैठ के एक पोस्टर लेके बैठे थे और उस पर लिखा था कि बिहार कांग्रेस का लालूकरण बंद करो। और अभी भी यही कहा जाता है कि यही वजह है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मजबूत नहीं होने दिया जा रहा है। सच है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया 9 जुलाई को, बहुत विवाद हुआ उस पर भी। देखिए, आप इसको विवाद समझिए। देखिए, एक तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं उस मंच पे, किसको रहना नहीं रहना ये पहले से लिस्ट बनता है, और उनको सुरक्षा जो एसपीजी का है, तो एक लिस्ट एसपीजी के पास जाता है कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कि कौन मंच पे चढ़ेंगे। अब कोई सूची नहीं है, और एसपीजी अगर रोक दे तो इसमें हम लोग कहाँ से है, हम लोग को क्या लेना देना। अब ये पप्पू जी जब भी हमसे मिलते थे, गले मिलते हैं, हमारा उनका बहुत अच्छा हेल्दी अच्छे संबंध है, बातचीत होता है। कन्हैया उस रोज आए तो हम लोग एक दूसरे को हाथ मिलाए, तेजस्वी जी से भी बातचीत हुआ, हमसे भी बातचीत हुआ। तो कोई ये क्यों, और हमारे सहयोगी हैं, गठबंधन के नेता हैं, अगर 10 को वोट जोड़ेंगे तो गठबंधन का फायदा होगा। भला हमें क्यों किसी को लेना देना। उनकी जवाबदेही जो है कांग्रेस का है, वो महागठबंधन का कार्यक्रम था। महागठबंधन से तय था कि कितने लीडर वो मंच पर रहेंगे। ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक से एक बड़ा नेता वो नीचे थे, जबकि वो रथ जो है मैं ही बनवाया। अच्छा, वो रथ जो है मैं ही बनाया, ठीक है, क्योंकि बम्बई में ये सब मेरा काम रहा है, तो यहाँ पे भी सब मेरे को ही जवाब दे दिया कि भाई ये आप ही के नेतृत्व में काम होगा तो एक सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही डिसाइड हुआ। तो रथ हम ही बनाए थे, लेकिन हमने कहाँ हमारे होदा साहब को, बीके सिंह जी को चढ़ा लिया, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटोकॉल था। आप देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के मंगलीलाल मंडल जी प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, अति पिछड़ा में नेता रहे हैं, अभी भी हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग मंच पे नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि आगे का रो में आप देखिएगा, दोनों साइड से एसपी जी खड़ा होने के बाद अंदर में 3 ही आदमी खड़ा हो सकता है। यहाँ तक गठबंधन के 6 नेता तो 6 भी खड़ा नहीं हो सकते, वो आगे पीछे करके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट में अगर आपको खड़ा होना है तो गाड़ी का जो साइज ही होता है वो 6 फीट का ढाला है। अब 6 फीट में कितना आदमी खड़ा होइएगा। ऑलरेडी 2 सुरक्षा कर्मी दोनों साइड से उनको कवर करने के लिए खड़ा रहना होता है। अब बीच में जो स्पेस होता है वो 2 फीट 2 आदमी रहेगा, या ज़्यादा अनकंफर्टेबल करके घुसाइएगा तो 3 आदमी रह सकता है। यहाँ गठबंधन में लीडर ही 6 है, 7 है, तो फिर वहाँ पे कैसे हो रहा। तो हम लोग देखे होंगे कि एक दूसरे आगे पीछे रहा, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चढ़ के तो वो एक भीड़ का पात्र बन जाता। और एसपी जी का था कि हम 6-7 से ज़्यादा आदमी को अलाउ नहीं करेंगे कि इतना आदमी चढ़े, तो वो इशू था, उसको ज़बरदस्ती लोगों ने इसको अलग हैक दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप महागठबंधन में हैं और तेजस्वी यादव के साथ लगातार मीटिंग भी हो रही है, 2020 में भी हुई थी। तेजस्वी यादव की सोच विचार बदल गई है क्या? क्योंकि एक बयान है आपका ही सर, 2020 का ही गठबंधन टूटने के बाद, कि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि अति पिछड़ा का बेटा बढ़ जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, तो ये डर है उनके मन में, इसीलिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्हैया जी को एक सीट नहीं दिया। अब वो बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपकी डिमांड वही है, डिप्टी सीएम। उस समय में उनको लगा कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, जरूरी नहीं है मुकेश सहनी का। उन्होंने उस तरीके से सोच रखा, और जिसके कारण उनको हार हुआ। 5 साल वो सत्ता से बाहर रहे हैं, और हमको उस रोज ये एहसास जरूर हुआ, और आज हम एक दूसरे को जरूरी हैं। आज मुझे भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जरूरी है, वैसे उनको भी मेरी ज़रूरत है हमारी पार्टी का। और जब हम दोनों मिलेंगे तो सरकार बनेगा, और नहीं रहेंगे तो ना हमारी सरकार बनना है, ना तेजस्वी जी की सरकार बनना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे हैं, वो भी सहयोगी के, उनके पास भी चिराग जी हैं, नीतीश जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो एक बड़े गठबंधन के तहत वो लड़ रहे हैं, और ये व्यक्तिगत जो उसका भी अंदर आत्मा में जो भी है, उस रोज़ हमको ऐसा लगा, हमने स्टेटमेंट दिया। अब मुझे लगता है वो सही, हमने उस रोज़ का भी सोच था। अभी ऐसा लगता है
कि हम लोगों को अभी हम लोग विचार से भी बंधे हैं। उस रोज़ हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट और अपने दल ये सब, अभी हमको बिहार के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना, जो तानाशाही देश में हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर सरकार हड़प लेना, यहाँ पे वोट को काट के सरकार हड़पने का कोशिश हो रहा, कोई किसी का सुन नहीं रहा। जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उनको कम से कम विपक्ष की भी बात सुनना चाहिए, सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे जगह पे अभी हम लोगों को पर्सनल ईगो को त्याग करके, पर्सनल लाभ नुकसान को त्याग करके हमको अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमें 2-5% अगर कंप्रोमाइज़ भी अगर करना पड़े, कुर्बानी भी देना पड़े, तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ। क्योंकि हम लोग जो है लालू जी के विचार को लेके चल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके चल रहे हैं, अंबेडकर साहब के विचार को लेके चल रहे हैं। हम गरीब पिछड़ा के हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने भाजपा के साथ भी हमने काम कर लिया। हमने देखा कि किस तरीके से, आपने देखा कि हमारा सिर्फ गठबंधन में सीट घोषणा नहीं हुआ तो हमने तेजस्वी जी से गठबंधन तोड़ लिया। और आप कल्पना कीजिए कि भाजपा ने हमारा पार्टी तोड़ दिया, हमारे विधायक खरीद लिया। तो आप समझ लीजिए हमारा दुश्मन कौन है आज की तारीख में। पिछले 3-4 साल से लगातार हम रोड पे हैं। हमको रोड पे किसने लाया? भाजपा ने लाया। हमारे ही सहयोग से सरकार बना। हम अगर सरकार समर्थन नहीं देते तो सरकार भी नहीं बनता, बहुमत भी नहीं इतना आता। तो इतना सब चीज़ करने के बाद हमारी रिजर्वेशन भी नहीं दिए, 3-3 बार वादा किए। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है भाजपा है, और उनसे हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए तेजस्वी जी के साथ है, और हमको उम्मीद है कि तेजस्वी जी हम लोग सब मिलकर बिहार में गरीब पिछड़ा जो बड़े संख्या में हम लोग के ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ न्याय करें। पर्सनल ईगो, पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल लाभ और नुकसान, ये सब हमको और तेजस्वी जी को नहीं देखना है। हम अपने राज्य के भलाई के लिए हम लोगों को काम करना है। क्या महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत है? क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम साहब ने लालू प्रसाद यादव जी को एक चिट्ठी लिखी कि एनडीए को हराना है और बीजेपी को बाहर करना है सत्ता से, तो हम चाहते हैं कि महागठबंधन में शामिल हों। क्या कोई बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए, और आज जब हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए बाहर थे तो मैं एक ट्वीट देख रहा था, एएनआई को बाइट दिया है उन्होंने कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है। नहीं, देखिए, वो एक माहौल बना रहे हैं। उनको हमारे गठबंधन में आना भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, सच्चाई ये है। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगा और बीजेपी बोरा में पैक कर देंगे उनको, ठीक है। और देश दुनिया को पता चल गया कि ओबीसी साहब जो है वो वैसा ही वही काम करते जो बीजेपी को सूट करता, बीजेपी को फ़ायदा होता है, ठीक है, इस देश में आज की तारीख में। तो बिहार में वो हमारे साथ आना नहीं चाहते, सिर्फ एक माहौल बनाना चाहते हैं, ठीक है। और रहा कि उनका बिहार में कोई वोट नहीं है, जनाधार नहीं है। ऑलरेडी जितने भी यहाँ सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो आज महागठबंधन के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। राहुल गांधी जी पे, तेजस्वी जी पे, मुकेश सहनी पे भरोसा कर रहे हैं। अब बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। ओबीसी साहब एक किशनगंज में पिछले चुनाव में वो फैक्टर बने थे कि 5 सीट वहाँ पे वो जीते थे। जीतने का कारण था कि आरजेडी का ही जो नेता हुआ करते थे वो लोग को टिकट नहीं मिलने के कारण वो बागी होकर ओबीसी साहब के पार्टी से लड़े और वहाँ पे वो जीत हासिल कर लिए। और जीतने के बाद वो लोग भी आज आरजेडी के साथ आ गए। आज ओबीसी साहब के साथ नहीं, 5 में से 4 विधायक ऑलरेडी आ गए हैं। तो अभी हमको नहीं लगता कि वहाँ पे कोई फैक्टर बनेंगे। राज्य में आप देखिएगा कई जगह वो चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव 1,500-2,000 वोट आता है। उतना वोट उससे ज़्यादा नोटा को आता है। अगर उनका संगठन हो, उनको लोग माने तो वो सब जगह वोट ला सकते हैं। जिनके लिए वो राजनीति कर रहे हैं तो उनके वोट बिहार में आबादी 20% की है। अब 20% का मतलब होता है कि एक बड़ा वोट उनके पास आएगा। लेकिन कभी बिहार में देखिएगा, चाहे वो बक्सर हो, यारा हो या अदर जगह लड़े, अभी उन्होंने कुरहनी में भी चुनाव लड़ा था, अब देखिए कि उनको 2,500 वोट आया। तो उनके बिहार में कहीं पे उनके कहने से वोट नहीं आ रहा। किशनगंज में अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा आबादी है तो वहाँ पे वो चल रहा था। इस लोकसभा में भी वो हमारे कोई फैक्टर नहीं बने। अब विधानसभा में भी मैं मानता हूँ कि कोई फैक्टर नहीं बनते। अगर वो उसकी सोच है कि बीजेपी को रोकना चाहिए तो मैं उनको स्वागत करता हूँ कि आप हम लोगों को मदद कीजिए। हम भी हैदराबाद में आपसे सीट नहीं मांगेंगे, हम भी हैदराबाद में आपको समर्थन देंगे। हमको स्वयं आप हमको बुलाइएगा, हम अपने खर्चे से, अपनी गाड़ी से, हम पूरा बिहार के, हम अपने नेता के साथ आपके पास आएंगे, हैदराबाद में आपके लिए प्रचार करेंगे। इसके बदले हमको सीट नहीं चाहिए। उसी तरीके से आप बिहार में अगर चाहते हैं भाजपा को रोकना, आप जानते हैं कि भाजपा जो देश के लिए जो है खतरा है, तो आप यहाँ पे भी आके हमको मदद कीजिए। सर, ये आपकी ट्विटर प्रोफाइल है? जी हाँ। आपने ये झंडे की तस्वीर लगाई हुई थी पहले जी। तो ये अगस्त 2024 की बात है जब आपने अपने प्रोफाइल में ये फ़ोटो लगाई, और उसी दौरान एनडीए ने एक कार्यक्रम चलाया, हर घर तिरंगा अभियान। अब ये तो आपका ट्विटर प्रोफाइल है और तिरंगा किसी का एकाधिकार तो है नहीं, जिसको मर्जी वो लगाए और कुछ भी, हाँ, उसके सम्मान के साथ। लेकिन खबरें ये चली
कि एनडीए ये कार्यक्रम चला रही है और मुकेश सहनी साहब यहाँ प्रोफाइल में फ़ोटो बदल रहे हैं, सियासी बाजार गर्म हो गया कि लग रहा है ये फिर एनडीए में जाएंगे। ये क्यों आपको जैसे एनडीए में चिराग पासवान को लेकर धुकधुकी बढ़ी रहती है सबकी कि ये कभी चले जाएंगे। आज ही अरुण भारती ने ट्वीट किया है कि इशारों में कि चिराग पासवान अभिमन्यु हैं। उसी तरह आपको इधर लेकर बहुत चर्चा चलती रही। अभी आप ही सवाल भी किए, जवाब भी आप दिए। तिरंगा तो किसी का नहीं, और तिरंगा का सम्मान करना हर भारतीय का अधिकार है और कर्तव्य है, और हमने भी वही किया। अब कोई अगर कोई कार्यक्रम चला रहा है और उस समय में चलाया जा रहा है तो मतलब उसमें क्या करना, हमको हमको सम्मान करना है। अब रहा कि इससे अगर कोई जोड़ रहे हैं तो अभी उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी, आपने एक इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे मैगजीन को और उनसे कहा कि अगर बीजेपी बोले कि मुकेश सहनी जी हम आरक्षण देते हैं, जो आपकी एक डिमांड है कि निषाद समुदाय को एससी में शामिल किया जाए, कि आरक्षण देते हैं, इसके बदले आपको हमारे साथ आना है या अपनी जान दे देनी है, तो उस पर बात होगी। नहीं, ये हमने 2024 में एक हमारे लाइफ सिटी पोर्टल है, ज्ञानेश्वर जी को हमने स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। कि भाजपा हमारे आरक्षण दे और आरक्षण देंगे, उसके बदले में वो हमारी जान मांगेंगे तो हम जान दे देंगे। हमें गठबंधन में सीट दे या ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आरक्षण दे, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने वो समय स्टेटमेंट ये दिया था। आज देखिए, अभी ये ओपन है ये बात। देखिए ओपन क्या है कि मतलब पहले आरक्षण तो लागू करें, और आरक्षण लागू करेंगे तो न हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनका जवाबदेही बनता है कि देश के हर समस्या को एड्रेस करना और उसको सॉल्व करना। तो वो करेंगे तो कोई मेहरबानी नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो करे तो निश्चित तौर पे हमको जाने की कोई ज़रूरी नहीं। हमारे समाज के लोग सब लोग उसके साथ चले जाएंगे। अगर उनको वोट ही चाहिए, इसके बदले में घूस ही चाहिए, तो घूस भी हमारे लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपना वोट उनको मजबूती से मोदी जी को दे देंगे। रहा, हम तो यहाँ तक कह दिए कि हमारे समाज के अगर आरक्षण लागू करते तो हम तो जान भी देंगे। तो जाना तो बहुत छोटा सा चीज़ है, जब हम जान ही दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या होगा। तो वो डिसाइड करे कि मेरी जान चाहिए कि मैं चाहिए, मैं चाहूँ, उनको डिसाइड करना है। बाकी आरक्षण पहले लागू करें। पूरा विपक्ष मिलके कह रहा था कि भाई जाति जनगणना करवाइए करवाइए करवाइए, और विपक्ष को ये लग रहा था कि एनडीए और खासकर बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। लेकिन अचानक ऐलान कर दी केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि जाति जनगणना होगी, और फिर ऐसा लगा कि वो मुद्दा जो विपक्ष ने अपने लिए बनाया हुआ था, जिसका ये लग रहा था कि उसका फ़ायदा मिलेगा विपक्ष को, वो एनडीए के खाते में जाते दिखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव है, देखिए वादा पे नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे एजेंडा को, आप भी मानते कि हमारे एजेंडा को चोरी करने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। इनके करने का इच्छा नहीं है। अगर करने का इच्छा होता तो 2021 में ही करना चाहिए था। पिछले साल आपने देखा होगा कि उनके मंत्री ने घोषणा किया कि हम नहीं करेंगे जाति आधारित गणना, और उसके बाद ये इसके जाति आधारित गणना करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के ओबीसी खड़ा हो गया कि यार होना चाहिए। तो ये उन लोगों को माहौल दिख रहा है कि नहीं, ये इसमें ये हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और इसको अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए इसको टाला जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और करने का समय वो 4 साल का समय रखा गया है। उनको तो ये काम चुनाव आयोग को दे देना चाहिए कि चुनाव आयोग, आप देखिए कि बिहार के 8 करोड़ मतदाता को समीक्षा कर रहे हैं, नागरिकता डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस देश के नागरिक है कि नहीं है, मात्र 25 दिन में। तो इनको भाजपा को अगर करना है तो चुनाव आयोग को दे देना चाहिए कि भाई ये आप जाति आधारित गणना करो। खाली जाति तो चुनना है, यहाँ तो पेपर भी नहीं चेक करना कि आप देश के नागरिक हो या नहीं हो। तो इनको करना नहीं, इसका समय सीमा आप देखिए कि अभी इसका प्लानिंग बन रहा है, 2 साल के बाद फिर आएगा, उसके बाद फिर वो करेंगे। इनको करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना। ये मुद्दा देश में बहुत बड़ा बन रहा था, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए वो बता रहे हैं, ये करेंगे नहीं। अब कर देंगे तो बहुत अच्छा बात होगा। और हम लोगों का सिर्फ आरक्षण, इस पे हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। हम लोगों का मानना है कि देश में जाति आधारित गणना कराना है। उसके बाद ये जो आरक्षण का सीमा जो है 50% का जो दीवार है उसको तोड़ना है, और तोड़कर जिस जाति को जितना संख्या है उस संख्या के आधार पर आरक्षण लागू करना है। तो इसके अंदर ये एक पार्ट ये अभी कहे हैं। इसका दूसरा पार्ट, इसका लाभ का पार्ट क्या है वो मायने रखता है। आप खाना बना लीजिए और किसी को खाने के लिए नहीं दीजिए, तो खाना का क्या काम है। खाना अगर बन रहा है तो खाना खाए, और जब खाएंगे तब इसका लाभ लोगों को मिलेगा, किसी का पेट भरेगा। तो अभी ये मोदी जी का जो है एक पार्ट है कि हम गंड करेंगे,
और ये भी सिर्फ लोगों को इस मूवमेंट के साथ लोग खड़ा ना हो इसलिए वो किए हैं। और ऑफकोर्स इसका जीत का सेहरा जो है राहुल गांधी जी के सिरे है, इंडिया गठबंधन का सेहरा है, क्योंकि हम ही लोगों की लड़ाई की वजह से ये कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं को करना है। देश में जिनकी भी सरकार होगा वही कर रहे हैं, वही करेंगे। हम भी नहीं कर पाएंगे, हमारा 29 में सरकार आने के बाद हम कराएंगे। लेकिन ये अगर उससे पहले कर रहे तो अच्छी बात है, सही से ईमानदारी से करें। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन वो सही डाटा नहीं हो गया, करप्ट हो गया, किसका जात किधर से किधर घुस गया, लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसको सही तरीके से मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे वोटर लिस्ट जिस तरीके से वेबसाइट पे है, जो कोई भी लोग, आम लोग चेक कर सकता है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम है या नहीं है, उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। एक मोटा मोटी आंकड़ा आप रख दीजिएगा जिस पे देश जनता कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आप किसी को 10% बोल दीजिए, किसी को 11 बोल दीजिए, किसी को 5% बोल दीजिए, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए रॉ डेटा जो है उसको आपको वेबसाइट पे डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे आप हमारा वोटर लिस्ट बन रहा है तो वोटर लिस्ट में ही एक जाति का कॉलम बनना चाहिए, और वहाँ पे नीचे में इंक्लूडेड रहना चाहिए कि इस बूथ पर ये कास्ट कितना है, ताकि कोई भी आदमी चेक कर ले कि यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ, फर्जी तो नहीं हुआ। कोई, बहुत सारे लोग चाहते कि ये सक्सेस ना हो, बहुत लोग चाहते सक्सेस हो, और करने वाले सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो कोई इंटरेस्ट लेके करेंगे, कोई इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सवाल होगा। बिहार में भी जाति आधारित गणना किया गया, इस पर सवाल उठाया है, सभी लोगों ने उठाया है कि नीतीश जी जो किए वो सही नहीं है। सभी जाति के लोगों ने उठाया, सभी वर्ग के लोगों ने उठाया। तो अभी इसको जरूरी है अच्छी तरीके से करना, तब जाके ये होगा, और राज बाय राज करना पड़ेगा। तो खैर वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमारा रिजर्वेशन करे, फिर वो हमको जाने की भी जरूरी नहीं है। उनको क्यों करेंगे? वोट के लिए तो वोट चला जाएगा उनके पास। 2025 के चुनाव पे कुछ बात कर लेते हैं। कितनी सीटों पर बात हो रही है महागठबंधन में वीआईपी को लेकर? अभी बातचीत जो है पहले स्टेज पे है, अभी तक हमारा हो गया रहता, लेकिन चुनाव आयोग का जो तालिबानी फैसला जो है, उस फैसला के विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन जो भी करना था। SIR की बात कर रहे हैं? हाँ, SIR की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उस पर अभी हम लोग बिजी हो गए, लेकिन ये इस महीने के अंत तक हम लोग क्लियर कर लेंगे। रहा कि जितना सीट लड़ना है हम लोगों ने अपनी अपनी सूची जमा कर दिया है। और कितनी डिमांड की है आप? पिछले मार्च महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हमारा सम्मेलन हुआ था वाल्मीकि नगर में। उसमें हम लोगों ने इच्छा रखा, जो हमारे पास जनाधार है, वोट है, हमारे पास लोग है, उस आधार पे वीआईपी पार्टी को राज्य के 25% सीट लड़ना चाहिए, जो 60 सीट होता है। और हम 60 सीट लड़ने का इच्छा रखते हैं। तो आपने 60 सीटों की सूची बना के दी है? हाँ, हमने दे दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि सीट लड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, सरकार हमारी बनाए। 2 नंबर की कुर्सी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी जो है वीआईपी पार्टी का हो। तो ये सब हमारे हैं। और भी बहुत सरकार बनने पे बहुत सारा काम करना है, वो भी हमने हमारे घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है। तो ये सारे चीज़ लेके चल रहे। और ये बात गठबंधन प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रहा है। इसमें यह है 2-4 सीट कम हो या ज़्यादा होगा, उसके लिए भी हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम लोग विचार से बंधे हैं। और हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष है तेजस्वी जी, वो सही निर्णय ले। नाम के आधार पे किसी को सीट ना मिले, उनके पूंजी के आधार पर उनको सीट मिले, किनके पास कितना ताकत है। और हर पार्टी के बारे में हर पार्टी को पता है कि किनके पास कितना वोट बैंक है, कौन है वोट, कौन लोग क्यों देंगे वोट, किस लिए देंगे, क्या विचार के लिए देंगे। तो ये सब पार्टी के साथ क्लियर है कि तेजस्वी को अगर कौन वोट लोग कौन दे रहे हैं, तो कौन क्यों दे रहे हैं, वो क्लियर है। उसी तरह से मुकेश सहनी को कौन वोट देंगे, कौन क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वो स्पष्ट है। ये सहयोगी को पता है। और कांग्रेस को कौन लोग वोट देंगे, क्यों देंगे, ये भी कांग्रेस को भी पता है, और यह बात हमको भी पता है। उसी तरीके से लेफ्ट है। तो हम लोग और भी, हम गठबंधन में और भी सहयोगी आएंगे। जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, उनको भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और भी लोगों को हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साथ चलकर और इस बिहार में भाजपा को रोके। क्योंकि बिहार में आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर एकदम जीरो हो चुका है। नीतीश जी की तबीयत अस्वस्थ हो चुका है, नीतीश जी फिट नहीं है, सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहा है, यहाँ पे नेता का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्यूरोक्रेट, बहुत चर्चा होती है कि नीतीश जी तो अब फैसले नहीं लेते हैं। फैसला नहीं रहे, उनके जो अधिकारी है, जो नज़दीक के लोग हैं, वो लोग ले रहे हैं। कौन लोग हैं सर? आपको तो बहुत सारे लोग। अभी किसी का ये बोल देना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो अगर नीतीश जी लेते तो दामाद आयोग नहीं बनता। ठीक है, तो नीतीश जी नहीं ले रहे, इसलिए इस तरीके से सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, दिन दहाड़े कहीं पे हत्या मर्डर हो रहा, किसी को कोई पूछ नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, किसी को डर नहीं कि हमको अभी कल यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सब सिस्टम चल रहा है।
और सब पार्टी लग गए कि भाई हमको सरकार में वापस आना, झूठ फ्रेब सारा चीज़ कर रहे हैं, जबकि उनको अभी भी सरकार चलाने के लिए अभी भी समय है नवंबर तक। तो उनको नवंबर तक सरकार चलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने आप को लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में ये वोटर लिस्ट का जो समीक्षा हो रहा है उस पर उन लोगों को भी उतरना चाहिए। आज माझी समाज के लोग कहाँ से पेपर दस्तावेज जमा करेंगे, कहाँ पासवान समाज देंगे, कहाँ गरीब पिछड़ा ओबीसी देंगे, लेकिन सिर्फ इसके लिए महागठबंधन ही क्यों लड़ रहे हैं? हमको भी पता है कि पूरे राज्य के सभी लोग हमको वोट नहीं देते हैं। एक वर्ग है जो हमको वोट देते हैं, लेकिन एक वर्ग बीजेपी को दे रहे हैं, और 2019 में अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। उसके बाद भी हम गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई तो उनको भी लड़ना चाहिए कि गलत हो रहा है। जो एसओपी बना है कि 11 दस्तावेज के साथ पेपर जमा करना, इस दस्तावेज के साथ बिहार में पेपर जमा 2% भी नहीं हो रहा है। जैसे तैसे किया जा रहा है, जैसे तैसे किया जा रहा है, तो उसका फिर उद्देश्य क्या है? ये कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है कि चोर दरवाजा से महागठबंधन का जो वोट है वो कहीं कहीं बूथ पर 5, 10, 5, 20 वोट काटने का उद्देश्य है। तो इस पे हम लोग चौकन्ना हो गए। अभी हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आज से हम लोगों ने सबको कह दिया कि अभी आप लोग 10 दिन का कैंपेन चलाइए। एक एक नागरिक का, जो वोट दे रहा उसका भी, जो नहीं दे रहा उसका भी, आप एक एक आदमी को मदद कीजिए। उनको वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़े उसके लिए पेपर ऊपर फोटो कॉपी करना, ये सारा चीज़ आप लोग अपनी तरफ से कीजिए। और हर एक नागरिक को कोशिश कीजिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम ना कटे। क्या महागठबंधन में ये क्लैरिटी है, महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं उनको, कि अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम? जी हाँ, क्लियर। अब जैसे हजारों 2020 रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने पहले तक वहां भी फिक्स था। हादसा तो कुछ भी हो आपके सकता हिसाब है, से? हादसा तो कुछ भी हो सकता है। और कोई सामने से नहीं चाहेगा कि हम अपनी गाड़ी को किसी ट्रक से ठोक दे। और हादसा तो कुछ भी हो सकता है। और एक बार हादसा हो जाए, ठेस लग जाए, तो पैर को तो उठा के ही चलना होता है हर आदमी को। उस पिछली जो 2020 की गलती से हमको भी लाभ नहीं हुआ, तेजस्वी जी को भी लाभ नहीं हुआ। वो भी सत्ता से बाहर है, हम भी सत्ता से बाहर हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं। आज सरकार में रहते तो हमारे लोगों को मदद होता। हम जो लालू जी के विचार वाले सरकार है, गरीब पिछड़ा को न्याय मिलता, गरीब भूमिहीन लोगों को ज़मीन हम लोग मुहैया कराते, उसको घर मुहैया कराते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे योजना लाते हैं। तो आज ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं। सरकार में आएंगे तो ये सारा काम होगा। आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? जी हाँ, लड़ेंगे। ये तय है? जी हाँ, तय। कौन सी सीट से? वो हम आने वाले समय में बता देंगे। कई सीट है जहाँ हमारी पार्टी के लोग काम कर टेंटेटिव रहे हैं। होगा कुछ प्लान में? अब जब मन ही ने, अभी चुनाव लड़ेंगे कंफर्म है। अच्छा, कहाँ लड़ेंगे वो समय आने पे बता देंगे आपको। अच्छा। पार्टी में ये लगभग तय हो चुका है क्या कि किन सीटों से हम किन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, 100% तय नहीं हुआ। मोटा मोटी 50% तय है पार्टी के कौन लोग कहाँ लड़ना चाहते हैं, कहाँ लड़ाना चाहते हैं, ये है। लेकिन और भी सीट जो है, तैयारी है आपकी? तैयारी है। आप 60 सीट मांग रहे हैं तो 60 सीट पे आपकी तैयारी होगी? 243 पे तैयारी है। 243 पे तैयारी। लेकिन आप पर आरोप ये लगता है कि आप मांगते तो हैं सीट, लेकिन आपके पास प्रत्याशी नहीं होते हैं चुनाव लड़ाने के लिए। पिछली बार आपके 3 प्रत्याशी या 4 मेरे ख्याल से, 3 प्रत्याशी लोकसभा, 3 प्रत्याशी नहीं, 2020 वाले विधानसभा चुनाव में जब आप एनडीए के साथ चुनाव लड़े, उसमें आपको 11 सीटें मिली, 11 मिली थी। उसमें आपके 4 विधायक चुनाव जीत कर आए। एक विधायक का निधन हो गया, मैं नाम बता देता हूँ। हाँ, हम आपको नाम बता रहे हैं, मुसाफिर पासवान जी। हाँ, मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया। और बाकी जो लोग जीते वो उन तीनों ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बयान ये दिया कि हमने पार्टी नहीं बदली है, ये तो घर वापसी है। अब ठीक है। आरोप देखिए, धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा। राजू सिंह आपके पार्टी से जीते थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये तो जब इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम अपने घर वापस आ गए हैं। नहीं, ठीक है। वो अपना उनका था कि देखिए, वही लोमड़ी वाला कहानी है, मिल जाए अंगूर तो मीठा है, नहीं मिले तो खट्टा है। आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लगा था, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो आरोप लगाने वाला लगाए। ये ही सच्चाई है ना कि वीआईपी पार्टी से वो चुनाव जीते, वीआईपी पार्टी का सदस्य था। और ये तो है नहीं कहीं चुनाव आयोग में कि आप सदस्य बनिए किसी पार्टी से और किसी पार्टी में बिक जाइए। अब उनको, अगर उनको अपना घर मानते तो वहीं पे उनको टिकट लेना चाहिए था। उनको वीआईपी पार्टी का फिर सदस्यता क्यों लिया? जिस पार्टी का जो सदस्य लिया, मतलब वो उनका घर है। पूर्व में वो कहाँ रहें, क्या रहें, वो मायने नहीं रखता है। आप प्रेजेंट में आप कहाँ है वो मायने रखता है। अगर उसको इतना ही आप घर समझ रहे थे तो आपको तो घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था वीआईपी पार्टी में।
यहाँ का सदस्य नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे आपको नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं है, उन्होंने गद्दारी किया है वीआईपी पार्टी से, वहाँ के वोटर से, और उसका जवाब आने वाले विधानसभा में उनको मिलेगा। आपकी पार्टी से अगर कोई नेता चाहता हो कि विधानसभा चुनाव लड़े और उसकी तैयारी हो, तो उसके पास कितने फंड की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे जनसुराज ने खुलेआम कहा है कि 21,000 रुपये आप डोनेशन दीजिए। बिहार में मेरे पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी 1 रुपये का भी कोई है नहीं। हाँ, आप वीआईपी पार्टी के अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं वीआईपी पार्टी, तो सबसे पहला जरूरी है कि वीआईपी पार्टी का 10 रुपया देकर आप वीआईपी पार्टी का पहले सदस्य बनिए। आप पार्टी के लिए काम कीजिए और उस क्षेत्र में संभव होगा तो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन पहले 10 रुपया खर्चा करके पार्टी का सदस्य बनिए। एक सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कि हम निषाद समाज की राजनीति कर रहे हैं और उनको आगे उनकी समृद्धि के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप टिकट नहीं देते हैं उस समुदाय से आने वाले लोगों को, कि इक्का दुक्का नाम आपको दिखेंगे, ज़्यादातर लोग दूसरे समुदायों से आते हैं। पिछली बार 11 सीट हमको मिला था, और 11 सीट हमको जब मिला तो आपको नाम जोड़ लीजिए। एक जगह हमने लड़ा, एक जगह जयराज चौधरी जी को लड़ाया, बिंद समाज से आते निषाद समाजी हैं। एक जगह हरी सैनी को हमने लड़ाया था, एक जगह लखनलाल पंडित को हमने लड़ाया था, एक जगह रामचंद्र सहनी को लड़ाया था। तो ये 5 सीट हमने दिया था, जिसमें फिर ये से बीच में राजू कुमार सिंह, वरुण कुमार झा, मिश्री लाल यादव, वीरेंद्र कुमार ओझा, मकसूद किसी आलम। पार्टी में एक ही जाति का तो नहीं लड़ेगा। आप ये कल्पना कीजिए ना, 11 सीट में से 5 अगर अति पिछड़ा अगर लड़ा तो कितना परसेंटेज हुआ? आधा ही हुआ, 50%। तो 50% ये कम है। 10% की आबादी है, वो 50% कम है। भाजपा पिछली बार अति पिछड़ा को कितना परसेंट टिकट दिया मालूम है? 9%। सर वो तो दावा नहीं करते हैं ना कि हम इस समुदाय की राजनीति हमारी कर रहे हैं। दावा है जिनकी जितनी हिस्सेदारी है, संख्या है, उतना उसको देना है। तो मेरा यही है कि अभी आपका हिस्सा मैं किसी और को नहीं दूंगा। मेरी 37% आबादी बिहार में अति पिछड़ा का है, तो 37% अति पिछड़ा को टिकट देना है, ये हमारी दावा है। और 37% भी आगे पिछले अगर चुनाव में देखें तो भाजपा 110 सीट में 50% सीट जो है 55 सीट जनरल वर्ग को दिया, और वहाँ पे आप देखिएगा तो 55% देने के बाद सिर्फ मात्र 9% ही टिकट जो है वो अति पिछड़ा को दिया, जबकि 37% वोट लेते हैं। तो हमारा है कि जिनका जितना संख्या उनको संख्या देना है। और क्या होता है कि हम जो हमारी जैसे पार्टी है, तो जब हमारी पार्टी जो है संघर्ष वाला फेज़ में है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो संघर्ष वाला फेज़ में नहीं आते हैं। संघर्ष जब सफलता की ओर बढ़ जाता तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब हम बॉम्बे में 900 रुपये महीना पे काम करते थे तो हमको कोई नहीं कहता था कि मेरा मौसा है, और जब हम बड़ा बन गए तो बहुत सारे लोग जोड़ दिए कि ये मेरे मौसे हैं। ठीक है, तो यही होता है राजनीति में भी। जब आप पार्टी संघर्ष करता हो तो बहुत सारे लोग नहीं आते, जब संघर्ष सफलता की बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी चुनाव जीतना है, जीतने वाले पे वो दाव लगाते हैं। ये कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है, ये एक विधायक बनाने का, सरकार बनाने का टिकट है, एक विचार के लिए है। तो यहाँ पे हम लोगों का हमेशा वही कोशिश होता है कि आगे जो बड़ा पहलवान है, जो सिटिंग विधायक है, वहाँ पे उसको कैसे हराया जा सकता है। तो उसके लिए कैंडिडेट का चयन होता है, वहाँ पे जाति का ध्यान दिया जाता है, धर्म का ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। तो अभी हमारा जो नई पार्टी है, इसमें 5 साल 10 साल लगेगा इन हाउस अच्छे कैंडिडेट को उभर के आने में, राजनीति सीखने के लिए। यूं ही नहीं कि आज कोई आ जाए, कल पार्टी का सदस्य बन जाए और वो चुनाव लड़ने जैसा कैपेबल हो, क्योंकि भाजपा ने देश में जो है वो चुनाव को बाजारीकरण कर दिया गया। जानबूझ के गरीब पिछड़ा दलित जो है वो इजीली चुनाव ना लड़ा जाए, इसके लिए इसको क्या कर दिया, इतना महंगा कर दिया है। कॉर्पोरेट को इंटर कर दिया गया कि एक विधायक बनना है 5 करोड़ रुपया खर्चा करोगे तो आप जीत सुनिश्चित होगा, एक सांसद बनना है 10-20 करोड़ रुपया खर्चा करोगे तब जीत सुनिश्चित होगा। तो ये बताइए कि गरीब पिछड़ा दलित के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जो है बाजारीकरण किया गया, और ये भाजपा जानबूझ के किया गया ताकि गरीब लोग है ना, इसका मजा ना यहाँ तक ना पहुँचे। तो हम लोग तो भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, और इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से भी आग्रह करते आते हैं कि भाई आप चुनाव में जो पानी के जैसे पैसा बहाते हैं उनको कंट्रोल कीजिए, जो आपका गाइडलाइन उनके अनुकूल खर्चा करे, और आप पूरी नज़र रखिए। आपको सब पता है कि कौन लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं। ये आपको पता है कि मोदी जी का बनारस में अगर एक रोड शो होता है तो जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है कि 80-90 लाख रुपया खर्चा करना लोकसभा, उससे 10 गुना ज़्यादा एक रोड शो में खर्चा होता है। उसके बाद भी आप संज्ञान में नहीं लेते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए यही है। तो लेकिन हमारे समाज जो है जागरूक हो रहा है। अभी हम लोगों के पास संसाधन भी नहीं है बड़े पार्टी के जैसा,
उधर वो लोगों का स्कीम चलता है चंदा लो और धंधा दो। भाई देखे ना आपने किस तरीके से 20,000 करोड़ रुपया धंधा दिया और चंदा लिया। हम लोगों को कौन देने वाला है कोई चंदा? हम किसी को धंधा भी नहीं दे सकते, हम लोग सरकार में भी नहीं है और धंधा देना भी नहीं चाहिए। और इसके ऊपर तो देश के अगर सही तरीके से काम होता तो ऐसे पार्टी को तो बैंड कर देता। जैसे किसी को लाभ पहुंचा के और चंदा लेना, आप बताइए कि देश में इस तरीके से होगा? और यह स्पष्ट हो गया कि ये इन्होंने दिखाया सभी बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया और लाभ पहुंचाया, उनको बड़े बड़े काम दिया, ठेका दिया। तो ऐसे पार्टी को तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो लेकिन अभी क्या कह सकते हैं, आज की तारीख में इमरजेंसी से भी बुरा हाल चल रहा है देश में। आप चंदे की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप रैली करते हैं और इतना गाड़ियाँ घूमती हैं आपके लिए, पैसा कहाँ से आता है, तो वो खुलेआम कहते हैं कि हमने इससे पहले जो मैं काम कर रहा था पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वाला, उसमें जिनकी मदद की है वो लोग बिहार में मेरी मदद कर रहे हैं। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी ये जनता को पता नहीं चल पाता है कि भाई ये जो इतना खर्च हो रहा है, हेलीकॉप्टर से रैली हो रही है और विधि व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? वीआईपी पार्टी को फंड कहाँ से मिलता है? आपको वीआईपी पार्टी के नेता करते हैं खर्चा, हमारा उतना खर्चा नहीं होता है। एक सीट पर जैसे आपने सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था, कितना पैसा खर्च हुआ? चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, आप जाके देख लीजिए कितना खर्चा हुआ था, कहाँ से पैसा आया और किसके कहाँ से खर्चा किया, वो वेबसाइट पे है। हमने जहाँ हिसाब देना था वो हमने दे दिया है। ठीक उतना ही हुआ था। हाँ, क्योंकि वो तो जो आचार संहिता है और जैसे सबका ठीक होता वैसे मेरा भी ठीक हुआ। अच्छा, ये जवाब हो गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला खबर गांव के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप मुकेश सहनी जी को सुन रहे थे, वीआईपी पार्टी के प्रमुख जो 2025 चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और 60 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और साथ में मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पद। हम घूम रहे हैं बिहार में, फिलहाल तो पटना में हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बातचीत पर अपनी राय, और ये भी बता सकते हैं कि आगे हम आपसे आकर कहाँ मिल सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए खबर गाँव। कैमरे के पीछे हमारे साथी जेरी थे।